दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मुल्ला नसीरुद्दीन की अकबर बीरबल से भी ज्यादा मजेदार कहानी। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन समय भांपकर बोलने की क्षमता रखने वाला ऐसा इंसान था जिसकी बातों में रोतों को हंसा देने की क्षमता थी। दंभियों पर उसकी बातें कहर से भारी थी और असहायों के लिए वरदान। अपने इस गुण के कारण मुल्ला नसीरुद्दीन के कदरदानों की कमी नहीं थी। जानने पहचानने वालों की तादाद बढ़ी तो मुल्ला नसीरुद्दीन के दावत पर बुलाने वालों की भी कमी न रही। 2-4 दिन पर कहीं न कहीं से बुलावा आ जाता और मुल्ला नसीरुद्दीन को दावत खाने जाने की विवशता आ घेरती। एक बार राजधानी के एक रईस के घर जलसा हुआ। जलसे का संदेश और आमंत्रण मुल्ला नसीरुद्दीन को भी मिला। आमंत्रण पत्रा भेजने वाले का नाम उसमें मोहम्मद रसूख जिलानी लिखा हुआ था। वह दुविधा में पड़ गया, आखिर कौन है यह मोहम्मद रसूख जिलानी? आमंत्रण पत्रा तो इस ढंग से लिख रखा है मानो मेरा सगा हो। इस तरह के बुलावों के प्रति मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत संवेदनशील था। आमंत्रण देने वाला चाहे गरीब हो चाहे अमीर, आमंत्रण किसी के जन्मोत्सव का हो या मरने के बाद किए जाने वाले कर्मकांड का, वह हर बुलावे पर उपस्थित अवश्य होता था। यह उसके जनसंपर्क का दायरा बढ़ाने और लोकव्यवहार का तरीका था। मगर वह मोहम्मद रसूख जिलानी की याद भी नहीं आ रही थी। राजधानी से आए आमंत्रण को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। उसकी उलझन बनी हुई थी, आखिर यह मोहम्मद रसूख जिलानी है कौन? आमंत्रण पत्र की भाषा ऐसी थी जिससे शुभा होता था कि पत्रा किसी करीबी रिश्तेदार ने लिखा है। मुल्ला सोच में पड़ा था, आखिर राजधानी में मेरा रिश्तेदार कौन है? मुल्ला इसी गुंधुन में था कि उसकी बेगम ने ताड़ लिया कि मुल्ला आज किसी उलझन में है। उसने पूछा, क्या बात है? सुबह से ही देख रही हूं, कुछ परेशान नजर आ रहे हो। क्या करोगी जानकर? तुम्हारे बस की बात नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मैंने कब कहा कि मेरे बस की बात है? अरे, उलझन बताने से ही सुलझती है। क्या पता मैं तुम्हारी उलझन ही दूर कर दूं, बेगम ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन थोड़ी देर तक अपनी बेगम का मुंह ताकता रहा, फिर यह सोचकर कि क्या पता इसे ही कुछ याद आ जाए, उसने कहा, दरअसल मैं राजधानी वाले मोहम्मद रसूख जिलानी के बारे में सोच रहा था। अरे, क्या हुआ मामूजान को? बेगम ने चैंकते हुए पूछा। मामूजान? क्या मोहम्मद रसूख जिलानी तुम्हारे मामूजान हैं? और नहीं तो क्या तुम्हारे मामूजान हैं? अरे, इतना भी याद नहीं, वे हमारे बगदाद वाले मामूजान जो शादी के बाद ही बगदाद जा बसे थे। अब 2 साल से राजधानी में रह रहे हैं। वहां अपना मकान बनाया है। सुना है बगदाद से बहुत दौलत लेकर लौटे हैं। मगर बात क्या हुई? यह अचानक तुम मामूजान के ख्यालों में क्यों पड़ गए? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे, कुछ नहीं, बस उनके घर से बुलावा आया है। दावत है उनके यहाँ पूर्णमासी के दिन। मैं उनका आमंत्रण पत्रा पढ़ के समझ नहीं पा रहा था कि मोहम्मद रसूख जिलानी हैं कौन। शादी के बाद एक आध बार ही तो मिलना हुआ है और जब भी मिला तो उन्हें मामूजान ही कहा, इसलिए मोहम्मद रसूख जिलानी नाम से उन्हें पहचान नहीं पाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने झेंपते हुए कहा। हाँ हाँ, मेरे मायके वालों के नाम तुम्हें क्यों याद रहने लगे? अरे, तुम्हें मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद मनसुख जिलानी की याद होती तो मोहम्मद रसूख जिलानी की भी याद आ जाती। खैर, लाओ जरा वह आमंत्रण पत्र मुझे भी दिखाओ, क्या लिखा है मामूजान ने? जरा मैं भी तो देखें। बेगम ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मुल्ला नसीरुद्दीन ने बेगम के हाथ में मोहम्मद रसूख जिलानी का खत रख दिया। बेगम ने उस खत को पढ़ा तो खुशी से उछल पड़ी। अरे, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था, मामूजान ने तो खास तौर से मुझे भी बुलाया है।
देखो इसमें कितने प्यार से लिखा है, मेरी प्यारी बिटिया को भी लेते आना। मुल्ला नसीरुद्दीन ने आमंत्रण पत्र फिर से देखा तो पूरे खत से अलग एक जगह पर यह बात घेर कर लिखी गई थी। इस पंक्ति पर खास तवज्जो दिलाने के लिए इसे चारों तरफ से घेरा गया था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन था कि उस पंक्ति पर उसने ध्यान ही नहीं दिया था। बेगम को खुशी से उछलते देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, राजधानी जाना है। एक ही गधा मेरे पास है। बेगम उस पर मेरे साथ बैठ नहीं पाएगी। घोड़े से जाऊं तो घोड़ा किसी से मांगना पड़ेगा। 1-2 दिन की बात होती तो चलो कोई बात नहीं थी। राजधानी जाने में 2 दिन लग जाएंगे और 2 दिन लौटने में। 2 दिन मामू जान के घर, मतलब कि पूरे सप्ताह भर की बात है। यानी 7 दिनों के लिए एक घोड़ा सहित 2 जनों की खुराक का इंतजाम करना होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, यदि बेगम मामूजान से मिलने जाने का इरादा छोड़ दे तो उसका काम आसान हो जाएगा। मगर बेगम थी कि किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुई। अंततः मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना लंबा चोगा धारणा किया, नोकदार टोपी पहनी और गधे पर सवार होकर बाजार पहुंच गया। और दिनों की अपेक्षा उस दिन बाजार में भीड़ अधिक थी। मुल्ला ने जानना चाहा कि कारण क्या है, बाजार में इतनी गहमागहमी क्यों है। पता चला कि आज सुल्तान अपने चुनिंदा साथियों के साथ बाजार में खरीदारी करने आ रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को उम्मीद बंध गई कि कोई अच्छा काम इस बाजार में मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जेवर की एक दुकान में मुल्ला नसीरुद्दीन को ग्राहकों को जेवर दिखाने का काम मिल गया। सुल्तान की सवारी बाजार में आई, उस समय अफरा तफरी मच गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने साहूकार को गद्दी पर बैठा दिया और आनन फानन में उसने जेवर की दुकान की भीड़ हटाकर दुकान में प्रवेश की जगह खाली करा दी और बिना सेठ से पूछे ही दुकान में लगे झाड़फानूस को रोशन करवा दिया। देखते ही देखते दुकान की रौनक कई गुना बढ़ गई और सुल्तान बाजार की दुकानों को बाहर बाहर ही देखते झांकते उस दुकान में प्रवेश कर गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी नोकदार टोपी उतारकर और कमर तक झुककर सुल्तान का स्वागत किया। दुकान के लगभग सभी सदस्यों ने सुल्तान का अभिवादन किया। दुकानदार तो सुल्तान की खिदमत में बिछासा जा रहा था, मगर सुल्तान इन तमाम बातों से बेपरवाह मुल्ला नसीरुद्दीन से ही बातें किए जा रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन का अंदाजे बया रोचक, मनोरंजक और जानकारी भरा था। सुल्तान ने उस दुकान से काफी जवाहरात खरीदे और वहां से जाने से पहले मुल्ला नसीरुद्दीन से बोला, मेरा वक्त अच्छा कटा। तुमसे काफी जानकारी भी हासिल हुई। मुझे इस गांव का यह बाजार हमेशा याद रहेगा। तुम मुझे अपना नाम बताओ। क्या पता कभी तुमसे कोई काम ही पड़ जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत विनम्रतापूर्वक सुल्तान को अपना नाम पता बताया और सुल्तान को दुकान से बाहर तक छोड़ने आया। सुल्तान ने जाते समय कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैंने तुम्हारा नाम तो पहले भी सुना था मगर आज देख भी लिया। सचमुच तुम एक दिलचस्प इंसान हो। मैं तुम्हें याद रखूंगा। सुल्तान को दुकान से बाहर तक छोड़ने दुकान का मालिक भी आया था और दुकान में काम करने वाले उसके स्थायी कर्मचारी भी, किंतु सुल्तान ने उनके अभिवादन की ओर ध्यान नहीं दिया। सुल्तान के जाने के बाद दुकानदार और उसके कर्मचारी मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। दुकानदार ने सभी कर्मचारियों के सामने स्वीकार किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने दुकान में बिना कोई नई व्यवस्था के वहां उपलब्ध संसाधनों का ऐसा और ऐसी तत्परता से उपयोग किया कि सुल्तान बाजार की बड़ी दुकानों को छोड़कर इस दुकान में आ गए। सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बातों से मुग्ध कर लिया। दुकानदार यह समझ रहा था कि उसकी दुकान में आकर सुल्तान ने खरीदारी की, इससे उसकी दुकान की साख बढ़ गई है।
उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को दुकान का सामान बिकवाने के एवज में बड़ी रकम दी और कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, इस दुकान को अपनी दुकान समझना और जब कभी भी तुम्हें काम की आवश्यकता हो बेहिचक मेरे पास आ जाना। मुल्ला नसीरुद्दीन को दुकानदार से उम्मीद और जरूरत से कई गुना अधिक रकम हासिल हो गई थी। इस रकम से वह घोड़ा किराए पर तो क्या खरीद कर ले जा सकता था। बहरहाल रकम लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस दुकान से विदा ली और बाजार की सैर करता हुआ वह कपड़ों की एक दुकान में गया। वहां उसने अपनी बेगम के लिए कुछ कपड़े खरीदे, फिर वहां से अपने घर वापस आ गया। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर आने पर जब बेगम ने देखा कि उसके लिए मुल्ला ने शानदार कपड़े खरीदे हैं, तब वह खुशी से झूम उठी। मन ही मन वह इस बात के लिए शर्मिंदा थी कि इतने समझदार व्यक्ति को वह निठल्ला मानती रही। यह तो समय के अनुरूप आश्चर्यजनक ढंग से काम करने वाला इंसान है। मुंह से मकान का नाम लिया तो कुछ घंटों में मकान हासिल कर लेने वाले इस इंसान पर खुदा की मेहरबानी है। दोपहर तक यह शख्स सोच रहा था कि दावत में जाए तो जाए कैसे, और रात होते ही इतना कीमती लिबास लेकर आ गया है। अपनी बेगम को इस तरह मुग्ध नजरों से देखते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे कहा, बेगम, कपड़े पसंद आए? हाँ, बहुत महंगे लगते हैं। असली सोना चांदी के सलमा सितारों का इन पर काम है। भारी भी है, बरसों काम आएंगे। हाँ बेगम, यही सोचकर लिया भी। कल सुबह मैं घोड़ा मंगवा लूंगा। उस पर सवार होकर हम पहले तो बाजार चलेंगे और तुम्हारी पसंद की कोई अच्छी सी जूती खरीदेंगे। उसके बाद लौटकर तुम्हारे मामू जान के घर जाने की तैयारी की जाएगी, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। बेगम उसकी बातें सुनकर चकित रह गई और आश्चर्य से पूछने लगी, क्या कहा? मेरे लिए जूती लोगे? अरे मेरे पास कई जोड़ी जूतियां पड़ी हैं, उनमें से ही कोई झाड़ पोंछ कर पहन लूंगी। तुम मेरे लिए नहीं, अपने लिए कपड़े और जूते ले लो, यह ज्यादा जरूरी है। फिर बेगम को ख्याल आया कि इस तरह की खरीदारी के लिए तो पैसों की आवश्यकता होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पैसे कहाँ हैं कि वह ये खरीदारियां करेगा। इस विचार के आते ही वह संकुचित सी होती हुई पूछ बैठी, मगर इन सब के लिए तो पैसे चाहिए, हमारे पास पैसे हैं कहाँ? बेगम, पैसे हैं, आज अच्छी कमाई हुई है, पैसों की चिंता मत करो। यह भी सोचो कि मामू जान के लिए कुछ खरीदना है तो उसे भी हम खरीद लेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों से संतुष्ट होकर उसकी बेगम ने भोजन परोसा। दोनों ने भोजन करने के बाद बिस्तर की शरण ली। दूसरे दिन सुबह ही मुल्ला नसीरुद्दीन एक शानदार अरबी घोड़ा किराए पर ले आया। बेगम को साथ लेकर वह बाजार पहुंचा तो बाजार में एक ही चर्चा होने लगी, आज मुल्ला नसीरुद्दीन घोड़े की सवारी कर रहा है, साथ में उसकी बेगम भी है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम के साथ एक जूते की दुकान में गया तो दुकानदार ने उसकी खूब खातिरदारी की और उसकी बेगम के लिए अपनी दुकान की सबसे खूबसूरत जूती उसे खरीद दाम पर ही दे दी। बेगम की जिद के कारण मुल्ला ने अपने लिए भी कपड़े लिए। मामाजी के लिए भी उन दोनों ने उपहार खरीदे और घर लौटकर मुल्ला नसीरुद्दीन और उसकी बेगम दोनों ही यात्रा की तैयारी में लग गए। धूप से बचने के लिए शाम होते ही वे लोग राजधानी के लिए रवाना हो गए। 2 दिनों के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन पहुंच गए मोहम्मद रसूख जिलानी के मकान पर। आलीशान इमारत थी, सज्जा की भव्यता देखते ही बनती थी। मुल्ला नसीरुद्दीन और उसकी बेगम के आने की खबर सुनकर मामू जान खुद बाहर आए और उन्होंने जमाई को अपने गले से लगाया, भांजी के कंधे थपथपाए और घर में ले गए। दावत पूर्णमासी को होनी थी। पूर्णमासी आने में 2 दिनों की देर थी। वे 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। दावत का इंतजाम इमारत के अहाते में हो रहा था।
अहाते में जगह जगह पेड़ लगे थे, बड़े घेरों वाले छतनार पेड़। इन पेड़ों के नीचे ही आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था होनी थी। राजधानी के तमाम बड़े लोग इस दावत में शरीक होने वाले थे। खुले आकाश के नीचे बैठकर तफरीह का मजा लेते हुए भोजन करना मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए यह परिकल्पना बहुत प्यारी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने नए कपड़ों में सज-धज कर तैयार हो गया और नए जूते डालकर अहाते में चहलकदमी करने लगा। इसी चहलकदमी के दौरान उसकी नजर आकाश में उड़ते पक्षियों पर गई। उसने देखा कि चिड़ियों का झुंड उड़ता हुआ आता है और अहाते के पेड़ों पर बैठकर विश्राम करता है और फिर उड़ जाता है। पेड़ों के नीचे की जमीन पर उसने जगह जगह पर सफेद चूने के ठोप जैसी आकृति का निशान देखा। उसके दिमाग में बात कौन थी कि अरे यह तो चिड़ियों की विष्ठा के निशान हैं। यदि किसी अतिथि की थाली में किसी चिड़िया ने विष्ठा कर दिया तब क्या होगा? लेकिन यह ख्याल आने में देर हो चुकी थी और अतिथियों का आना शुरू हो गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन इमारत के प्रांगण में आने वालों को उचित स्थान पर बैठाता और जैसे ही अतिथि बैठते उनके लिए दस्तरखान बिछा दिया जाता। बड़ी ही चुस्त व्यवस्था थी मामूजान की। खाना परोसा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन टहलता हुआ एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। उसी समय चिड़ियों का एक झुंड टिर-टिर करता हुआ आया और अहाते के पेड़ों पर बैठ गया। लगभग उसी समय एक अतिथि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आकर खड़ा हो गया और उससे पूछने लगा, क्यों भाई, यहाँ तन्हा क्यों खड़े हो? मुल्ला नसीरुद्दीन को मस्खरी सूझी और उसने मजाक में कहा, कुछ नहीं भाई, जरा इन चिड़ियों की बातचीत सुन रहा हूँ। चिड़ियों की बातचीत सुन रहे हो? क्या तुम चिड़ियों की जुबान समझते हो? उस आदमी ने संजीदगी से पूछा। हाँ भाई, चिड़ियों की भाषा समझता हूँ। एक अरसे तक मैंने चिड़ियों की भाषा पर काम किया है। उसी समय सामने के आम के पेड़ पर बैठा एक बड़ा सा परिंदा जोरों से शोर किया, टेंटेंटे हैं। उस आदमी ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, इस परिंदे ने क्या कहा, बताओगे? हाँ, क्यों नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मजाक करते हुए कहा। उस परिंदे ने कहा है, देखो मैं इस रईस की थाली में विष्ठा करूंगा क्योंकि यह परले दर्जे का कंजूस है। कभी चिड़ियों के लिए दाना नहीं डालता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात समाप्त हुई और उस आदमी ने इस पेड़ के नीचे बैठे रईस की थाली पर टकटकी लगा दी। उसके आश्चर्य का तब कोई ठिकाना नहीं रहा जब उस पेड़ के नीचे बैठे रईस की थाली में वाकई उस परिंदे ने विष्ठा कर दी। रईस भिनभिनाकर दस्तरखान से उठ गया। मामूजान ने तुरंत उसके लिए दूसरा दस्तरखान बिछवा दिया। देखते ही देखते दावत स्थल पर चर्चा होने लगी कि मोहम्मद रसूख जिलानी के घर एक ऐसा शख्स अतिथि बनकर आया है जो चिड़ियों की भाषा समझता है। मामूजान के घर पर जो दावत थी उसमें सुल्तान के दरबार के कुछ वरिष्ठ लोग भी आए हुए थे। उन्होंने भी इस बात की सोदाहरण जानकारी हासिल की। अंततः यह चर्चा सुल्तान तक पहुंच गई। सुल्तान ने जब सुना कि मुल्ला नसीरुद्दीन राजधानी में है और राजधानी के एक रईस मोहम्मद रसूख जिलानी का संबंधी है तो तुरंत उसने मोहम्मद रसूख जिलानी के घर मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए पैगाम भेजा कि सुल्तान उनसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन की याद थी। इतना दिलचस्प और बेबाक इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने सुना कि मुल्ला नसीरुद्दीन चिड़ियों की भाषा समझता है तो वह उससे मिलने के लिए बेताब हो उठा। उधर जब मोहम्मद रसूख जिलानी के पास सुल्तान का पैगाम आया तो वह चौंक गया। पैगाम में जो सम्मान और आत्मीयता छुपी थी उससे भी मोहम्मद रसूख जिलानी चकित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके भगिनी दामाद में ऐसी क्या बात है कि उसके आने की खबर मुल्तान को मिल गई और सुल्तान को ऐसी क्या जरूरत आ गई कि वह उसे इस तरह आत्मीय संबोधन से लैस पैगाम भेजने को विवश हुआ। मोहम्मद रसूख जिलानी ने सुल्तान के हर कार्य को मुल्ला नसीरुद्दीन से मिलाया।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुल्तान को संदेश भेजा कि मामूजान मोहम्मद रसूख जिलानी के घर से अतिथियों के प्रस्थान के बाद वह सुल्तान के दर्शन के लिए अवश्य उपस्थित होगा। दूसरी तरफ मोहम्मद रसूख जिलानी इस बात से खुश था कि उसके अतिथियों के सामने ही उसके घर सुल्तान का पैगाम आया। इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। लोग अब यह भी कहेंगे कि मोहम्मद रसूख जिलानी को सुल्तान भी जानता है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी तरह का अकेला इंसान था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि सुल्तान के पास जाकर वह करेगा क्या। फिर भी बात चूंकि सुल्तान की थी, इसलिए वह अतिथियों के जाने के बाद तैयार हुआ और मोहम्मद रसूख जिलानी के पास यह बताने गया कि वह सुल्तान से मिलने जा रहा है। लेकिन ठीक उसी समय सुल्तान के घर से कुछ प्यादे उसे लिवा लाने के लिए पहुंच गए। उस समय मोहम्मद रसूख जिलानी के घर जो भी अतिथि मौजूद थे, वे सबके सब मुल्ला नसीरुद्दीन की ऐसी साख देखकर दंग रह गए। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन अपने मामूजान से आज्ञा लेकर सुल्तान के पास जाने के लिए रवाना हो गया। सुल्तान ने मुल्ला नसीरुद्दीन का भरपूर स्वागत किया और उसे अपनी अतिथिशाला में ठहराया। मुल्ला नसीरुद्दीन को पूरी इज्जत बख्शी गई। सुल्तान ने उसके साथ रात्रि का भोजन करते हुए अपने मन की बात कही, मैं भी चिड़ियों की भाषा सीखना चाहता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन, मुझे बताओ कि इसके लिए क्या करना होगा। मैंने सुना है कि तुम चिड़ियों की भाषा समझते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भोजन करते हुए ही बहुत सरलता से कहा, चिड़ियों की भाषा सीखने के लिए चिड़ियों की सोहबत में बचपन के दिन बिताना जरूरी होता है। अब तो आप प्रौढ़ हो चुके हैं सुल्तान। आप में यह ख्वाहिश बहुत देर से पनपी है। मैं तो चिड़ियों से भरे चमन में तन्हा खेला करता था, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी बोली और व्यवहार को समझने लगा। कोई दूसरा उपाय मैं जानता नहीं कि आपको बता सकूं कि चिड़ियों की भाषा कैसे सीखी जा सकती है। सुल्तान आश्वस्त हो गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन ठीक ही कह रहा है। उसने तुरंत दूसरा प्रस्ताव दिया, ठीक है, कल सुबह हम लोग राजधानी के पास के जंगल में चलेंगे। वहां तुम चिड़ियों के बोलने पर उसका अर्थ मुझे बताना कि वे क्या बातें कर रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इसके लिए तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन सुबह ही सुल्तान तैयार होकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंच गया। मुल्ला नसीरुद्दीन भी तैयार था। दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक पहाड़ी नदी आई जहां सारस के जोड़े विचर रहे थे और पारदर्शी पानी में मछलियों का शिकार कर रहे थे। तभी एक सारस ने टेंटे की जोरों की आवाज की। सुल्तान ने तुरंत मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, बताओ तो इस सारस ने क्या कहा। यह कह रहा था, सावधान, इस राज्य का भाग्यशाली सुल्तान आया है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि एक साथ कई सारसों का स्वर उभरने लगा, कर्कश स्वर। सारस आवाज करते हुए इधर उधर उड़ने भी लगे थे। शायद सारस घोड़ों की टापों से उत्तेजित होकर ऐसा व्यवहार कर रहे थे। सुल्तान ने पूछा, बताओ मुल्ला नसीरुद्दीन, सारस इस तरह बेचैन होकर क्या बातें कर रहे हैं। सुल्तान, ये सारस कह रहे हैं कि यह सुल्तान भाग्यशाली है, लेकिन यह अपनी प्रजा के बारे में कुछ सोचता नहीं। वर्षा का पता नहीं है, आसमान में बादल नहीं हैं, पूरे राज्य में सूखे का आलम है, अकाल की संभावनाएं सामने हैं। नदियों में पानी सूख चला है, मगर यह सुल्तान समय पर अपना लगान वसूल कर भी कभी सोचता नहीं कि प्रजा के लिए कुछ करे। वह चाहे तो नहरें खुदवा सकता है। समय रहते अनावृष्टि की स्थिति से निजात पाने के लिए अपने राज्य में सिंचाई के उपाय कर सकता है। कहते हैं कि आसमान के बादल जब पानी न दें तो जमीन के भीतर का पानी काम आता है। मगर यह सुल्तान अपने भाग्यशाली होने के कारण सुख से जीवन बिता रहा है, मगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है।
प्रजा के प्रति इसका व्यवहार ठीक नहीं है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। सुल्तान ने तुरंत अपना घोड़ा मोड़ लिया और उसकी देखादेखी मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपना घोड़ा मोड़ लिया। सुल्तान ने घोड़े को राजधानी की ओर दौड़ाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं वन विहार में समय नहीं गवाऊंगा और प्रजा के हित के कार्यों में अपना समय लगाऊंगा। तुमने जो बातें कही हैं वे सच हैं। मुझे पता है कि अकाल पड़ सकता है, किंतु मैं इसे कुदरत की बात मानकर सोच रहा था कि भला इसमें मैं क्या करूंगा। मगर तुमने मुझे राह बता दी, यह भी बता दिया कि मुझे क्या करना है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, सुल्तान, मैंने नहीं, सारस ने। इसके बाद सुल्तान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को कई तरह के खूबसूरत और जीवनोपयोगी उपहार देकर विदा किया। इन उपहारों को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की बेगम बहुत खुश हुई। उसे इस बात पर गर्व हो रहा था कि सुल्तान भी उसके पति की इज्जत करता है। दोस्तों, यह प्यारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा में रहते हुए काफी समय बीत चुका था। वह बुखारा के हर वर्ग के लोगों के बीच एक समझदार और जहीन इंसान समझा जाता था। उसके दुर्दिन दूर हो चुके थे। अब तो बुखारा में बिना उसके किसी कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जश्न हो या जलसा, उसमें नसीरुद्दीन को अवश्य आमंत्रण मिलता था। एक शाम मुल्ला नसीरुद्दीन के पास बुखारा के एक रईस के घर से भोजन करने का बुलावा आया। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने उसे भोज में जाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसे यह अरमान था कि समाज में उसके परिवार को प्रतिष्ठा मिले, उसके परिवार का रसूख हो, शानो शौकत हो। इसलिए जब कभी भी ऐसा अवसर आता तब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करती और खास तौर से उसके कपड़ों का इंतजाम करती। वह देखती कि किस तरह के लोगों के बीच मुल्ला को जाना है। वह अवसर और परिवेश के अनुरूप मुल्ला के लिए वस्त्रा निकालती और उन्हें पहनाकर मुल्ला को मुस्कुराकर विदा करती। रईस की दावत में शरीक होने के लिए बेगम ने मुल्ला के लिए शानदार कपड़े निकाले और उसे पहनकर वह रईस के घर जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे बचपन का दोस्त मुस्तफा सामने से आता हुआ दिखा। मुस्तफा को आता हुआ देख मुल्ला बहुत खुश हुआ। उसे अपने गांव की याद हो आई। अपने अब्बू अम्मी याद आए और याद आए बचपन के संगी साथी। नजदीक आने पर मुल्ला अपने दोस्त से लिपट गया और मुदित मन से बोला, खूब मिले मुस्तफा। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि बुखारा में तुम्हें देख भी सकूंगा। मुल्ला की आवाज सुनने के बाद मुस्तफा ने उसे पहचाना और बोला, अरे नसीरुद्दीन, तुम। मुझे अंदाज भी नहीं था कि बुखारा आकर तुम इतनी तरक्की कर लोगे। मुझे अब यह एहसास है कि बुखारा का बच्चा चाबच्चा तुम्हें जानता है और तुम्हारी इज्जत करता है। बुखारा आकर मैंने जिससे भी पूछा तुम्हारे घर के बारे में, उसने मुझे बहुत इज्जत बख्शी और तुम्हारे घर का पता बताया। थोड़ा रुककर मुस्तफा ने मुल्ला से पूछा, तुम कहीं जा रहे हो नसीरुद्दीन? तुम्हारे लिबास से ऐसा ही लगता है। हाँ दोस्त, तुम भी चलो, एक परिचित के घर दावत है। तुम्हारे साथ जाने पर उसे खुशी ही होगी, कोई एतराज नहीं होगा, उससे मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। मुस्तफा ने अपने मित्र की भावुकता पर हंसते हुए कहा, तू नहीं बदला नसीर, आज भी तू बच्चे की तरह भोला भाला है। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में कोई एतराज नहीं है, मगर तू देख रहा है बुखारा पहुंचते पहुंचते मेरे कपड़ों की क्या हालत हो गई है। शरीर में बार बार पसीना सूखता रहा है, सारा बदन चिटचिट कर रहा है। ऐसे में किसी जलसे या दावत में मेरा जाना ठीक नहीं होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय बचपन के दोस्त के मिलने से उमंग से भरा था।
उसने बच्चों की तरह लरचते हुए मुस्तफा से कहा, अरे मुस्तफा, इसमें क्या परेशानी है? तू घर चल, नहा धो ले। कपड़े हैं मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए ढंग के कपड़े निकलवा देता हूं, तुम उन्हें पहन लेना। फिर दोनों दोस्त साथ चलकर दावत का लुत्फ उठाएंगे। मुस्तफा को लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर आया। मुस्तफा ने स्नान किया। अपनी बेगम से कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्तफा के लिए अपनी शानदार शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा मंगाया और नक्काशीदार जूती भी। मुस्तफा जब उन कपड़ों को पहनकर मुल्ला के पास आया तब मुल्ला उसे देखकर चकित रह गया। मुस्तफा उन कपड़ों में शानदार लग रहा था। उसका व्यक्तित्व उन कपड़ों में ऐसा निखर रहा था मानो वह कहीं का सुल्तान हो। मुल्ला अपने दोस्त के शानदार व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसे लगने लगा कि मुस्तफा के व्यक्तित्व के आगे उसका कोई वजूद ही नहीं है। मुस्तफा यह देखकर हैरान हो रहा था कि मुल्ला उसे लगातार देखे ही जा रहा है, न कुछ बोल रहा है और न ही चल रहा है। आजिज आकर उसने मुल्ला को टोका, क्या बात है नसीर, तू मुझे देखता ही रहेगा या दावत खाने चलेगा भी? मुस्तफा की आवाज सुनकर नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी और वह सजग होते हुए बोला, सच कहूं मुस्तफा, तुम इन कपड़ों में बहुत फव रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम कहीं के बादशाह हो। वल्लाह, कितना जलाल आ गया है तुम्हारे चेहरे पे। अच्छा, रहने भी दे यह कशीदाकारी। चल, कहाँ चलना है दावत खाने? मुझे तो भूख लग रही है, मुस्तफा ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्तफा को साथ लेकर रईस के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक सेठ से भेंट हो गई। सेठ ने बहुत अदब से पेश आते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्यों, मुर्तुजा अली के घर दावत पर तो नहीं जा रहे? हाँ सेठ साहब, वहीं जा रहा हूं। ऐसे मौकों पर इनकार करते बनता ही नहीं है, जाना ही पड़ता है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया। सेठ ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, और जनाब, आपके साथ ये कौन हैं? अरे, मैं आपका परिचय ही नहीं करा पाया। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे अजीज मुस्तफा अली। रही बात इनके कपड़ों की तो वे मेरे ही हैं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से कहा। सेठ दुआ सलाम के बाद विदा हो गया और मुल्ला नसीरुद्दीन दावत के लिए मुर्तुजा अली के घर की तरफ चलने लगा तो मुस्तफा उसके साथ आगे जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने नाराज होते हुए मुल्ला से कहा, मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर, तुम्हारे कपड़े उतारकर अपने वही कपड़े पहन लूंगा और वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन भी समझ चुका था कि उससे गलती हुई है। परिचय कराते वक्त उसे कपड़ों की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। उसने मुस्तफा को मनाते हुए कहा, दोस्त, मैं समझ गया हूं कि परिचय कराते समय मुझसे भूल हो गई और मैं कपड़ों की हकीकत बयां कर गया। मैं मानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर मेरा विश्वास करो, मैं नहीं जानता कि कैसे यह बात मेरे मुंह से निकल गई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। अपनी नाराजगी थूक दो और मुझे माफ कर दो। मुस्तफा ने मुल्ला की बात पर यकीन कर लिया। वे लोग फिर दावत खाने के लिए निकल पड़े। कुछ रास्ता तय हुआ कि रास्ते में एक साहूकार ने मुल्ला नसीरुद्दीन को टोका, अस्सलाम वालेकुम मुल्ला नसीरुद्दीन साहब, अरसे बाद जनाब को देख रहा हूं, कहिए सब खैरियत तो है न? वालेकुम अस्सलाम इदरीस मियां, सब खैरियत है। इनसे मिलिए, ये मेरे बचपन के दोस्त, मेरे अजीज मुस्तफा, पहली बार बुखारा आए हैं मुझसे मिलने। रही बात कपड़ों की तो वे उनके ही हैं। मुस्तफा भीतर ही भीतर खौल उठा, यह भी कोई परिचय कराने का तरीका है।
मुल्ला ने तो कहा था कि वह कपड़ों के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, फिर यह कहने की जरूरत क्या थी कि कपड़े उनके ही हैं। अब तो मैं इसके साथ कहीं जाने वाला नहीं। कुछ भी कहता रहे, अब मैं इसके घर जाकर इसके कपड़े उतार दूंगा। बड़ा आया कपड़ा दिखाने वाला। इदरीस मियां के जाते ही मुस्तफा ने अपने तेवर दिखाए, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसके आगे भीगी बिल्ली बन गया और अपनी गुस्ताखी के लिए मुस्तफा से बार बार माफी मांगने लगा। अंततः मुस्तफा उसके साथ आगे जाने के लिए राजी हो गया। थोड़ी ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्त मुस्तफा के साथ रईस मुतुर्जा अली के दौलत खाने पर पहुंचा। वहां उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मुतुर्जा अली के घर पर दावत में जितने भी मेहमान आए थे, वे सबके सब बुखारा के नामी गिरामी लोग थे। मुस्तफा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश लोग उसके दोस्त मुल्ला नसीरुद्दीन को जानते भी हैं और उसकी कदर भी करते हैं, क्योंकि जो भी मुतुर्जा अली के घर पर मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला, वही उसके साथ अदब से पेश आया। आगे भीगी बिल्ली बन गया और अपनी गुस्ताखी के लिए मुस्तफा से बार बार माफी मांगने लगा। अंततः मुस्तफा उसके साथ आगे जाने के लिए राजी हो गया। थोड़ी ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्त मुस्तफा के साथ रईस मुर्जा अली के दौलत खाने पर पहुंचा। वहां उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मुतुर्जा अली के घर पर दावत में जितने भी मेहमान आए थे, वे सबके सब बुखारा के नामी गिरामी लोग थे। मुस्तफा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश लोग उसके दोस्त मुल्ला नसीरुद्दीन को जानते भी हैं और उसकी कदर भी करते हैं, क्योंकि जो भी मुतुर्जा अली के घर पर मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला, वही उसके साथ अदब से पेश आया। भोजन कर चुकने के बाद जब मुल्ला नसीरुद्दीन वापसी की सोच रहा था, तभी उसे ख्याल आया कि मुतुर्जा अली से अपने मित्र को मिलाया ही नहीं। वह मुस्तफा को लेकर मुतुर्जा अली के पास गया और मुस्तफा से उसका परिचय कराते हुए बोला, मुतुर्जा साहब, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं मुस्तफा, मेरे अजीज। रही बात कपड़ों की तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मुस्तफा ने जब यह सुना तो मन महसूस कर रह गया। वह उस पल को कोस रहा था जब उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। मुतुर्जा अली के घर से निकलते समय मुल्ला नसीरुद्दीन ने मासूमियत के साथ मुस्तफा से पूछा, क्यों इस बार परिचय कराने में मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? मुस्तफा समझ नहीं पाया कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन से कहे तो कहे क्या। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी एक दिन सुबह सुबह घर के मैले कपड़े धोने बैठी। मुल्ला सुबह की सैर के लिए निकल गया। उन दिनों मुल्ला को सेहत सुधारने के लिए कुछ न कुछ करने का चस्का लग गया था। वह समय समय पर अपनी पत्नी को नसीहत देता रहता, खाली मत बैठो, हमेशा कुछ न कुछ करती रहो। इससे शरीर चुस्त दुरुस्त, दिमाग तरोताजा और मन शांत रहता है। खुदा की यही 3 नियामतें हैं। इन्हें जिसने पा लिया वही खुशकिस्मत है। मुझे देखो, हमेशा सक्रिय रहता है, जिससे मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहता है। मेरा शरीर मेरी चेष्टाओं की अवहेलना नहीं करता। मेरे कदम नपेतुले होते हैं और दिमाग हमेशा तरोताजा बना रहता है, जिससे मुझसे गलतियां नहीं होती। हाँ, तो मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर के लिए निकल गया। घंटे भर बाद लौटा। उस समय भी उसकी गोलमटोल बेगम कपड़े धोने में लगी हुई थी। मुल्ला को सैर करके वापस आया देख उसकी बेगम ने उसे आवाज लगा दी, जरा इन धुले कपड़ों को छत पर फैला आइए। मुल्ला को पत्नी का यह निर्देश पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कहा, अरे क्या आधा अधूरा काम करती हो? कपड़े धोने का मतलब कपड़े की धुलाई करना, उन्हें सुखाना, सुखाने के बाद शिकन हटाने के लिए उन पर इस्त्री करना और तह लगाकर उन्हें करीने से अलमारी में रखना भी होता है। मगर तुम्हें कौन समझाए?
इतने दिनों से गृहस्थी संभाल रही हो मगर अब तक तुम में कपड़े धोने तक का शऊर नहीं आया। मुल्ला की तकरीर सुनकर उसकी पत्नी जल भुन गई, मगर वह करती भी क्या। उसने मुल्ला के मुंह लगने से बेहतर यही समझा कि खुद उठकर कपड़ों को फैला आए। सुबह से लगातार कपड़े धोते रहने के कारण वह थक भी गई थी। इसलिए वह उठी और कपड़ों को बटोरकर ले जाने लगी कि आंगन में एक स्थान पर काई होने के कारण उसका पाँव फिसल गया और संभलने की कोशिश में उसके हाथ से छिटककर धोए कपड़े दूर जा गिरे। कपड़ों में जगह जगह मिट्टी लग गई। मुल्ला की पत्री ने कपड़े उठाए और उन्हें लेकर फिर से खंगालना शुरू किया। मुल्ला यह नजारा देख रहा था। उसे पत्नी पर बोलने का फिर अवसर मिल गया। उसने पत्नी से कहा, देखा बेगम, मन और शरीर में संतुलन नहीं होने से ऐसा ही होता है। जरूर तुम्हारा दिमाग कहीं और था और मन में किसी बात को लेकर उथल पुथल हो रही थी जिसके कारण तुमने अपने शरीर का नियंत्रण खो दिया। सोचो तुम गिर भी सकती थी, इसी से तो कहता हूं कि। मुल्ला की पत्री ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नसीहतें देने के स्थान पर यदि तुमने मेरे काम में थोड़ा हाथ बटाया होता तो ऐसा कतई नहीं होता। सुबह से कपड़े धोते धोते मैं थक गई हैं। इसलिए ही तुमसे कहा था कि कपड़े छत पर फैला आओ, मगर तुम मेरी सुनते कब हो। मुल्ला नसीरुद्दीन को लगा कि अब नसीहत देने के स्थान पर उसे खुद कपड़े सूखने के लिए छत पर ले जाकर फैला देना चाहिए। वह उठा और कपड़े लेकर छत पर चला गया और उन्हें सूखने के लिए फैला दिया। वापस लौटने पर उसने अपनी पत्नी को रसोई की तरफ जाते देखा। उसकी चाल में थोड़ी लंगड़ाहट थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह बात समझ में आते देर नहीं लगी कि फिसलने के कारण बेगम के पाँव में मोच आ गई है। मोच खाए पाँव के बावजूद उसकी पत्नी ने खाना तैयार किया और उसके लिए भोजन परोस दिया। उस समय तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने भोजन पर बैठते समय उससे कहा भी, बेगम तुम भी खा लो। मगर उसने यह कहते हुए उस समय भोजन करने से इनकार कर दिया कि अभी कमरों में झाड़ी लगाना है और बिस्तर ठीक करने हैं, चादर बदलना है। इन कामों को निपटाकर स्नान करूंगी तब भोजन करूंगी, आप खा लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भोजन किया और बगीचे में जाकर टहलने लगा। लगभग घंटे भर बाद जब वह अपने कमरे में आया तो देखा बेगम सारे कामों से फारिग होकर आराम फरमा रही है। उसने बेगम से पूछा, तुमने खाना खा लिया? हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर दिया बेगम ने। तो कुछ और करती। दिन का वक्त इंसान को सक्रियता के लिए मिला है बेगम। सक्रिय रहने से मन प्रफुल्लित रहता है। तन में खून का संचार सही रहता है, जिससे सेहत दुरुस्त रहती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम को फिर से अच्छी सेहत का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर बेगम ने मुल्ला को बीच में ही टोक दिया, यह क्या? तुम समझ रहे हो कि मैं बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटी हूँ। सुबह से तो मैं लगातार काम करती रही हूँ मगर फिसलने के बाद से पाँव में दर्द है। अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और तुम हो कि मुझे अच्छी सेहत का राज बताने में लगे हो। मुल्ला ने कुछ देर पहले अपनी पत्नी को लंगड़ाकर चलते हुए देखा था। अब दर्द की शिकायत मिलने पर उसे संदेह हुआ कि बेगम के पाँव में मोच आ गई है। तुरंत उसने बेगम के पाँव देखे। पाँव में सूजन आ चुकी थी। वह तुरंत बेगम की तीमारदारी में लग गया। हल्दी चूने की पट्टी लगाई और पाँव सीधे करके लेटे रहने का निर्देश दिया। यह सब कर चुकने के बाद उसने फिर से कहा, इसीलिए कहता हूँ बेगम, मन और तन में सामंजस्य बनाना जरूरी है। तुम्हारे मन में बेचैनी नहीं होती तो दिमाग पे काबू रहता और दिमाग पे काबू रहता तो शरीर पर नियंत्रण रहता तो पाँव फिसलने की नौबत ही नहीं आती। उसकी बेगम इस नसीहत से परेशान हो उठी और बात बदलने के लिए बोली, हाँ तुम ठीक कहते हो। देखो कपड़े सूख गए होंगे, उन्हें ले आओ। बिस्तर पर बैठे बैठे ही तह लगा दूं।
मुल्ला नसीरुद्दीन तुरंत उठकर छत की ओर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक जोरदार आवाज उभरी, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज ऊंचाई से गिरी हो। बेगम ने बिस्तर से ही आवाज लगाई, क्या गिरा? कुछ नहीं बेगम, मेरी शेरवानी गिर गई छत से। मुल्ला की दर्दभरी आवाज बेगम को सुनाई पड़ी। उसने पूछा, मगर आवाज तो किसी भारी चीज के गिरने की थी। कुछ नहीं बेगम, शेरवानी में मैं भी हूं न। मुल्ला नसीरुद्दीन की कराहती हुई आवाज सुनकर बेगम बिस्तर से उतरकर आंगन की ओर चल पड़ी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास। मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो, मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था। उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे। बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा। गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को बुद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता, और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता। भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन, तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन, तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पर बैठा कुछ पुश्तैनी दस्तावेज देख रहा था। तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आदमी आया। उस बुजुर्ग को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, क्यों सुभान दादा, कैसे आए? घर में तो सब ठीक ठाक है न? मेरी दादी जी कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। घर में अमन चैन है। तुम्हारी दादी जी भी ठीक हैं। मगर अब बूढ़ी हड्डियों का क्या कहना? अभी ठीक हैं। तो ठीक हैं, 2 पल के बाद क्या होगा कौन जाने, बुजुर्ग ने कहा। कहिए सुभान दादा, आपकी क्या खिदमत करूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शालीनतापूर्वक सुभान दादा से पूछा। खिदमत क्या करोगे बेटा, बस एक खत मेरे कलीमुल्लाह के नाम लिख दो। वह आबुधाबी गया हुआ है कमाने। यहाँ घर की जरूरतें पूरी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने आबुधाबी जाने का रास्ता तैयार किया और वहाँ काम करने चला गया। मजदूरी यहाँ भी करता था और वहाँ भी करता है। अंतर बस यह है कि अब उसे तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। 1.5 साल हुए उसे वहाँ गए। तब से हर महीने उसका भेजा पैसा हमें मिल जाता है, मगर कुशलक्षेम नहीं मिलता। कभी वह हमें अपने बारे में 2 हर्फ नहीं लिखता। मन बेचैन हो जाता है। तू एक बढ़िया सा खत लिख दे। ऐसा खत जिसमें यहाँ का हाल समाचार तो लिख ही दे कि सब राजी खुशी है, और बाद में यह जरूर लिख देना कि उसके लिए हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता है। एक बार आकर अपने अब्बू अम्मी से मिल जाओ। हम लोग तो पेड़ में लगे पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें बहुत मुतमईन होकर सुनी। जब बुजुर्ग का बोलना रुका तब वह बहुत शांत स्वर में बोला, दादा,
तुम्हारे लिए चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा, मगर फायदा क्या? मुझे आबू धाबी तो अभी जाना ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आबू धाबी नहीं जाना है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम चिट्ठी लिख दो। ऐसी चिट्ठी जिसमें बूढ़े माँ बाप की अपने बेटे से मिलने की आरजू हो, जिसे पढ़ते ही मेरा बेटा हमसे मिलने के लिए तड़प उठे। रही बात खत भेजने की, तो मेरे पड़ोसी जुन्नू का बेटा भी आबू धाबी जा रहा है। वहां एक कारखाने में उसे कपड़ा काटने का काम मिल गया है। मैं उसी के हाथ से खत भिजवा दूंगा, बुजुर्ग ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद फिर कहा, लेकिन सुभान दा, खत पढ़ने के लिए तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। यदि खत मैंने लिखा तो दूसरा पढ़ेगा कौन? अरे बेटा, मेरा कलीमुल्लाह खुद पढ़ा लिखा और बेहद समझदार नौजवान है। तुम बस खत लिख दो, मैं जुन्नू के बेटे के हाथ से वह खत भेज दूंगा। वह खुद पढ़ लेगा तुम्हारा लिखा खत। सुभान दादा ने मुल्ला नसीरुद्दीन की चिरौरी सी करते हुए कहा। अरे सुभान दा, मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा और होनहार है। मुझे उसके पढ़े लिखे होने पर जरा भी संदेह नहीं है। मजबूरी यह है कि मेरा लिखा कुछ ऐसा होता है कि दूसरे उसे पढ़ ही नहीं सकते। अपना लिखा केवल खुद मैं पढ़ सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि यदि मैंने खत लिखा तो उसे पढ़ने के लिए मुझे ही आबू धाबी जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और फिलहाल मुझे आबू धाबी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुभान दादा से कहा और फिर गंभीरता से अपने पुश्तैनी दस्तावेज देखने लगा। वह बुजुर्ग कुछ देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन के पास खड़ा रहा, फिर बुदबुदाता हुआ वहां से चल दिया कि ऐसी लिखावट का फायदा ही क्या जिसे दूसरा पढ़ ही नहीं सके। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।